गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इस चैप्टर के लगभग सारे टॉपिक्स को, तो मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का इस लास्ट लेक्चर में, जो कि हमारा चैप्टर 1 केमिस्ट्री का फाइनल लेक्चर होने वाला है। मैंने आपको होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चंस दिया था जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस पे बेस्ड था। आज हम लोग उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे, प्लस अगर किसी का कोई क्वेरी है तो हम लोग उसको भी डील करेंगे, ताकि जो भी कन्फ्यूजन्स इस चैप्टर से रिलेटेड है वो हम क्लियर करके ख़त्म कर सकें। इसके अलावे भी अगर इस क्लास के बाद भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाएगा तो आप लोग फ्री हो अपने क्वेश्चंस कमेंट करने के लिए। हम वहीं पे आप लोगों का आंसर देने का कोशिश करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास या उससे प्रीवियस क्लास में एज अ होमवर्क दिया और जिसे आप लोग ना बना पाए हो, बहुत सारे लोग नहीं बना के दिखाए, कुछ लोगों ने बनाया भी है, लेकिन काफ़ी लोग उसमें से ऐसे हैं जो लोग क्वेश्चन नहीं बना रहे। तो फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग प्लीज़ जो भी होमवर्क मिल रहा है उसे क्लियर कीजिए, ताकि आप लोग को पता चले कि आप लोगों को दिक्कत कहाँ हो रहा है और किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा मेहनत करना है। नहीं तो ऐसे फिर वही होगा कि एक के बाद एक चैप्टर ख़त्म होता चला जाएगा और आपके पास फिर से पढ़ने को बहुत कुछ रह जाएगा। तो कोशिश कीजिए क्लास के साथ साथ चलने का, ताकि हम लोग एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ सकें। चलिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट एंड ड्राई डे। हम लोग इवेपोरेशन पढ़ चुके थे। इवेपोरेशन में इसको इलिस्ट्रेशन में हम लोग देख चुके थे कि क्यों डेजर्ट कूलर जो है गर्मी के दिनों में ज़्यादा ठंडक पहुंचाने का काम करता है, और इसका डायरेक्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन से आंसर था। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। अ हायर रेट ऑफ इवेपोरेशन गिव्स अ बेटर कूलिंग। हम लोग पढ़ चुके हैं कि इवेपोरेशन इज फॉलोड बाय कूलिंग। इवेपोरेशन जब भी जहाँ भी होगा उसके साथ साथ कूलिंग का भी काम होता है। हम लोग ये भी देख चुके थे कि जो डेजर्ट कूलर होता है उसके तीनों तरफ एक ऐसा शील्ड प्रेजेंट होता है जो कि वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करता है और हमारे एटमॉस्फेयर को वो फेस करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। इफ़ ह्यूमिडिटी इज़ लेस देन इवेपोरेशन इज़ मोर। जब भी ह्यूमिडिटी कम होगा तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑन अ हॉट एंड ड्राई डे द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज़ लेस। जब भी गर्मियों का दिन होता है तो ह्यूमिडिटी का लेवल ऑब्वियसली कम होता है और जो इवेपोरेशन का रेट होता है वो फास्टर होता है। In a desert cooler, the water inside is made to evaporate. This lead to the absorption of energy from the surrounding, thereby cooling the surrounding. तो क्या डेजर्ट कूलर में क्या होता है, चूंकि इवापोरेशन का रेट ज़्यादा है तो उसके अंदर का जो पानी है वो भी इवापोरेट होता है, और वाटर जो उसके अंदर का है इवापोरेट हो रहा है तो अंदर क्या करता है, कूलिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। तो देयर फोर अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट एंड ड्राई डे। इसमें से कुछ आप कम रीजंस भी लिखोगे तो चलेगा। ओबियसली आपको 2 रीजन वहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। दैट वहाँ पे ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है, दैट्स वाई इवापोरेशन का जो रेट है वो बहुत फास्ट होता है, और डेजर्ट कूलर के अंदर का पानी जो है इवापोरेट होता है और उसके अकॉर्डिंगली जो है हमें कूलिंग प्रोवाइड होता है, बिकॉज इवापोरेशन इज फॉलोड बाय कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं जो कि हम लोग होमवर्क में लिए थे। Why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? हमारे हथेली पे जब अगर हम लोग इनमें से कोई भी चीज़ ले, एसीटोन जो कि हम नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में देखते हैं, या पेट्रोल या परफ्यूम, कोई भी चीज़ को हाथों पे ले या हथेली पे ले तो वहाँ पे ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है? When we put some acetone or petrol or perfume on our palm, it feels cold due to evaporation. वहाँ भी क्या हो रहा है, evaporation हो रहा है। कैसे हो रहा है? During evaporation, particles of the liquid absorb energy from the surface of the palm. जो लिक्विड का पार्टिकल है वो क्या करता है, जो हमारे हाथों में एनर्जी प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करता है। इट compensates for the loss of energy and makes the surrounding cool. तो उस जब कहीं से एनर्जी ले रहा है तो कहीं ना कहीं उसे कंपनसेशन भी करना पड़ेगा। तो वो कंपनसेशन कौन कर रहा है, हाथों के ऊपर जो प्रेजेंट है सराउंडिंग वो। तो एनर्जी कहीं से ले रहा है तो यानी हीट, तो बाहर जो दूसरे साइड वाला होगा वो क्या करेगा, कूल। एक तरफ जब हीट ले रहा है तो क्या करेगा, कूलिंग वो देगा। Hence, our palm feel cold when we put acetone, petrol or perfume on it.
सिंपल लॉजिक है कि अगर हम किसी से एक हाथ से कुछ ले रहे हैं तो दूसरे हाथ से देंगे, दोनों में बराबर बराबर चीज़ें तो हो नहीं सकती इस केस में। तो जो कहीं से हम लोग हीट ले रहे हैं मतलब इवापोरेशन हो रहा है, तो उससे उसके जस्ट अपोजिट में कौन सा चीज़ काम करेगा, कूलिंग काम करेगा। इस वजह से चूंकि हाथों से हीट ले रहा है तो सराउंडिंग में क्या करता है, कूलिंग प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर। ये भी हम लोग रीजनिंग में देख चुके थे। देयर आर एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स ऑन द अर्थन पॉट। ये मेक नहीं होगा, मटका होगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग इस पे काम कर लीजिएगा। सो देर आर एक्सट्रीमली स्मॉल स्मॉल पोर्स और द अर्थन पॉट, जो भी मिट्टी का घड़ा होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। थ्रू दिस पोर्स द वाटर केप्ट इनसाइड द पॉट कीप्स ऑन इवापोरेटिंग and takes the latent heat required for evaporation from the earthen pot। क्योंकि वो जो स्मॉल पोर्स होते हैं वो वाटर को स्केप करके सराउंडिंग से एक्सपोज करते हैं और वहाँ पे इवापोरेशन स्टार्ट होता है। और इवापोरेशन अगर हो रहा है तो फिर वही बात कि कूलिंग भी अकॉर्डिंगली होगा। तो चूंकि लॉस ऑफ हीट होता है तो यही वाटर जो अंदर का है उसे ठंडा रखने में मदद करता है। नेक्स्ट है, why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup। कप में हम लोग कोई गर्म चीज़ जल्दी नहीं पी पाते, लेकिन अगर उसे हम कोई फैला हुआ चीज़ या कटोरे में पिए तो हम आसानी से पी पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका हमें रीज़न बताना है। तो वी कैन सिप hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup because of a larger surface area affecting evaporation। हम लोग जब factors affecting evaporation पढ़े थे तो हम लोग ये भी पढ़े थे कि कौन कौन से factors उसको evaporation को affect करता है। उसमें हम लोग surface area के बारे में भी पढ़े थे। तो surface area हम लोग पढ़े थे कि जितना ज़्यादा रहेगा इवापोरेशन भी उतना जल्दी होगा। तो यहाँ पर भी सरफेस एरिया जैसे बढ़ेगा तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा, और इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो ठंडा भी वो जल्दी हो जाएगा। तो लार्जर द सरफेस एरिया मोर इज द इवापोरेशन। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया है इवापोरेशन उतना ज़्यादा है। दस इवापोरेशन इज फास्टर इन सॉसर काउजिंग अ हॉट टी और मिल्क टू कूल फास्टर देन अ कप। चूँकि सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पे कोई भी गर्म चीज़ जल्दी ठंडा हो जाएगा इन कंपेरिजन टू द कप जिसमें उसका सरफेस एरिया क्या है, कम है। एक चीज़ आप लोग नोट कीजिएगा कि भले ही क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग अलग हो, लेकिन जितने भी इवापोरेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस का रीज़न कहीं ना कहीं एक ही चीज़ है। वो क्या है कि इवापोरेशन अगर होगा तो इट इज़ फॉलोड बाय कूलिंग। लेकिन कहीं अभी जो हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन देखे उसमें हम लोग देखे कि सरफेस एरिया से रिलेटेड, तो ऐसे कोई पार्टिकुलर क्वेश्चंस आएंगे जो कि मेनली सरफेस एरिया पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं कि इवापोरेशन इज फॉलोड बाय कूलिंग, क्योंकि इवापोरेशन हो दोनों केसेस में रहा है। पहले कौन से केस में हो रहा है उसका रीजन हमें यहाँ पे बताना है कि इवापोरेशन हो तो कप से भी रहा है और सॉसर से भी हो रहा है, लेकिन कप वाला देर ठंडा हो रहा है, सॉसर वाला जल्दी ठंडा हो रहा है, इसका रीजन हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सिंपली लिख दे कि इवापोरेशन इज फॉलोड बाय कूलिंग और कुछ रीजन दे दो तो यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे सरफेस एरिया का कंपेरिजन, चूंकि दोनों सॉसर और कप का बेसिक डिफरेंस जो है वो मेनली सरफेस एरिया का ही है। तो यहाँ पे इस सरफेस एरिया को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। बिना मेंशन किए इस रीजन को ये आंसर बाकी कोई भी रीजन के साथ गलत हो जाएगा। तो जिसमें पर्टिकुलर हमें कोई रीजन यहाँ प्रोवाइड करना है उस क्वेश्चन को हम लोग मेनली फोकस करेंगे। और फिर से हम आप लोग को बोल रहे हैं कि इसमें से जितने भी रीजनिंग क्वेश्चंस है इसमें से कोई भी आपके टर्मिनल्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस, हम ये नहीं बोलेंगे कि आप हमें आंसर प्रोवाइड कर दिए तो आप इसे रट लो। हम कभी ये प्रेफर भी नहीं करते कि मेरा दिया हुआ आंसर आप लोग लिखो। आप लोग खुद से कोशिश करो इसी रीजंस को अपने लैंग्वेज में लिखने का, और जितना आप लोग अपने लैंग्वेज में लिखोगे उतनी अच्छी से आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो कोशिश कीजिए। मेरा आंसर बस आपके लिए एक परफॉर्मा है कि आपको हेल्प मिल जाए कि आंसर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि हम लोग साइंस लिख रहे हैं, कुछ साइंटिफिक टर्म्स, कुछ वर्ड्स पर्टिकुलर हमें यूज़ करना पड़ता है, उसका यूज़ करना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि हम कोई पैराग्राफ तो लिख नहीं रहे कि कुछ भी शब्द बना के लिख दिया और वो चलेगा। तो कुछ एक वर्ड जो है वो तो पर्टिकुलर है, वो आपको यूज़ करना ही है, लेकिन लैंग्वेज अगर आपका हो तो वो बेटर है। और मेरा आंसर कॉपी आउट करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप लोग अपने लैंग्वेज में आंसर लिखिए, बस रीजंस पे फोकस कीजिए कि रीज़न आप जो भी दे रहे हो वो सही होना चाहिए, रीज़न गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स शुड वी वेयर इन समर्स। समर में हम लोगों को कैसे कपड़े पहनना चाहिए और उसके पीछे क्या रीजन है ये यहाँ पे बताना है। तो क्लॉथ्स मेड अप ऑफ कॉटन आर यूजुअली worn ड्यूरिंग समर सिंस आवर बॉडी टेंड टू स्वेट अ लॉट ऑफ हीट। हम लोग का जो शरीर है वो गर्मियों के दिनों में काफी ज्यादा पसीना निकलता है, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट हम लोग बोलते हैं। तो हम लोगों को कहा जाता है कि कॉटन के कपड़े पहनना प्रेफर किया जाता है। इसका क्या कारण है? कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, हैंस एब्जॉर्बिंग स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी। क्योंकि कॉटन जो कपड़ा है, कॉटन का जो फैब्रिक होता है वो पानी को सोखने का काम करता है, पानी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, सोखता है। और चूंकि स्वेट भी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड है, मोस्टली लाइक पानी ही है, तो पानी जो हमारे बॉडी से निकल रहा है उसे भी वो आसानी से सोख पाता है। इट एक्सपोजेस द स्वेट टू द एटमोसफेयर। क्योंकि हम हमारा जो बॉडी से निकल रहा है वो कपड़े में जा रहा है, और कपड़ा किससे एक्सपोज है? हमारा एटमोसफेयर से एक्सपोज है। तो इवापोरेशन भी क्या हो रहा है वहाँ पे? फास्टर हो रहा है। ड्यूरिंग दिस इवापोरेशन पार्टिकल्स ऑन द सर्फेस ऑफ स्वेट गेन एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी सर्फेस। जो पार्टिकल स्वेट का है वो हमारे बॉडी से क्या कर रहा है? एनर्जी ले रहा है। तो एनर्जी ले रहा है अगर बॉडी से, यानी हीट ले रहा है, तो हीट ले रहा है तो वापस ही में हमें क्या देगा? ठंडक देगा, कूलिंग देगा। तो यही वजह है कि कॉटन क्लॉथ्स को प्रेफर किया जाता है पहनने के लिए इन समर्स। और भी एक, लाइट कलर्ड क्लॉथ्स आर ऑल्सो पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट एंड वुड बी प्रेफर्ड बेटर इन समर। लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो गर्मियों को कम अब्जॉर्ब करते हैं एटमोसफेयर से, बॉडी से नहीं, एटमोसफेयर से। यहाँ पे एक चेंज है, आप लोग के दिमाग में आ सकता है कि मैम ये भी हीट ले रहा है तो हो सकता है अंदर ठंडा दे, लेकिन बाकी में प्रोसेस डिफरेंट है। बॉडी से हीट लिया जा रहा है और एटमोसफेयर से ठंडक दिया जा रहा है ड्यू टू इवेपोरेशन। यहाँ पे जस्ट उल्टा है। लाइट कलर का जो क्लॉथ है हीट कम एब्जॉर्ब करता है एटमोसफेयर से, तो हमारे बॉडी से जो कूलिंग होता है वो भी पर्याप्त मात्रा में होता है। तो इस वजह से कॉटन क्लॉथ्स और लाइट कलर क्लॉथ्स को समर में पहनना प्रेफर किया जाता है। ब्लैक कलर हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम एब्जॉर्बर होता है हीट का, तो इस वजह से ब्लैक कलर के क्लॉथ्स या डार्क कलर के क्लॉथ्स गर्मियों में नहीं पहना जाता या प्रेफर नहीं किया जाता पहनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। एक सर्टेन टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर लिया गया है 273 केल्विन, उस पे बोल रहा है कि आइस ज़्यादा इफेक्टिव है कूल करने में वाटर के कंपैरिजन में। इसका क्या रीज़न है ये हमें बताना है। देखते हैं रीज़न क्या हो सकता है। व्हेन आइस इज एट 273 केल्विन, ये ध्यान रखिएगा कि 273 केल्विन बार बार बोल रहा है। अगर हम लोग इसमें सेल्सियस लाएं तो ये कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस कौन से फॉर्म में होता है, वाटर जो है कौन से फॉर्म में होता है, ये बात का ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है। So when ice is at 273 Kelvin, it will first take the heat from the medium to convert itself into water। क्योंकि आइस जमा हुआ फॉर्म में है तो उसको पहले हीट चाहिए होगा अपने आप को किस में? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में। तो इस वजह से वो हीट एनर्जी लेगा और उसे थोड़ा टेम्परेचर चाहिए रूम टेम्परेचर पे मेंटेन करने में। सो इन केस ऑफ आइस एट 273 केल्विन देयर विल बी अ चेंज इन फेज। क्या हो रहा है वहाँ पे? फेज चेंज हो रहा है। किससे किस में? सॉलिड से लिक्विड में फेज चेंज कर रहा है। सो मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। In case of water at 273 Kelvin, there will be no change in phase। चूंकि वाटर खुद लिक्विड के फेज में है तो उसे रूम टेम्परेचर पे फेज चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हेंस लेस एनर्जी विल बी टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग कंपेयर टू आइस। इसलिए पानी जो है एनर्जी कम लेगा किसके कंपैरिजन में? आइस के कंपैरिजन में। सो एट द सेम टेम्परेचर a large amount of heat will be removed by ice from the surrounding than in case of water। तो चूंकि आइस जो है मैक्सिमम अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट ले रहा है किससे? सराउंडिंग से हीट, तो हमें ठंडक भी क्या देगा? ज़्यादा देगा। लेकिन पानी चूंकि सेम फेज में है, फेज चेंज नहीं हो रहा है, तो हीट भी ना के बराबर कम एब्जॉर्ब करेगा और ठंडक भी आइस के कंपैरिजन में क्या देगा? कम देगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि एक सेम टेम्परेचर का बात होगा तब, अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो रिजल्ट्स वैरी कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। कौन सा इन दोनों में से ज़्यादा हमें जला सकता है? खौलता हुआ पानी या भाप, स्टीम। तो स्टीम possesses the
एडिशनल लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्टीम जो है मोस्टली गैसियस फेज में है, तो उसमें जो वेपराइजेशन का जो रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का जिक्र किया गया है। When steam comes in contact with the skin and condenses to produce water, it gives out एक रैंडम फिगर आपको यहाँ पे दिया गया है, एक्चुअली फिक्स्ड अमाउंट है यहाँ पे। इट गिव्स आउट 22.5 इंटू 105 किलो जूल पर केजी मोर हीट देन बॉइलिंग वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ये जो स्टीम है ये इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है गर्म पानी के मुकाबले में, खौलता हुआ पानी के मुकाबले में। इस वजह से बर्न जो है स्टीम से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर आपको ये एग्जैक्ट फिगर नहीं भी याद रहा तो आप यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का जिक्र करोगे, फेस चेंज का जिक्र करोगे। स्टीम जो है लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लेकिन बॉइलिंग वाटर चूंकि लिक्विड में ही है तो उसे कन्वर्ट होने का ज़रूरत नहीं है। तो इस फेस चेंज का जिक्र करके भी आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो। लेकिन अगर ये एग्जैक्ट फिगर आपको याद रहा तो आपके लिए अच्छी बात है, ताकि आपको आगे भी ये मदद करे। अब हम लोगों का ये चैप्टर जो चैप्टर 1 था, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये हो गया है खत्म। क्वेश्चन आंसर इसके बाद सिर्फ एक टेबल है जो कि फेस चेंज ABCDE है, आप लोगों को वो बताना है। उसमें एक शायद नहीं बताया हुआ है कि गैस जब डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसे क्या बोलते हैं। तो उस प्रोसेस को डिपोजिशन बोलते हैं। अगर जिन्हें नहीं पता होगा वो जान लीजिए कि इफ गैस, हम लोग पढ़े थे कि सॉलिड जब डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे सब्लिमेशन बोलते हैं। लेकिन F एक प्रोसेस पूछा है क्वेश्चन में, आप लोग क्वेश्चन देखे होगे तो आप लोगों को पता होगा। तो जब गैस डायरेक्ट चेंज होता है सॉलिड में तो उस प्रोसेस को डिपोजिशन बोलते हैं। आप लोग उसे लिख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। इसके अलावे अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ होगा इस चैप्टर में, कहीं से भी पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत होगा, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। आप लोग फ्री हो क्वेश्चंस पूछने के लिए। कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछिए, हम आपका वहाँ पे जवाब देंगे। मोस्टली नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना सिलेबस जानेंगे कि सिलेबस हमें और क्या क्या पढ़ना बाकी रह गया है, और हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विथ इंट्रोडक्शन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एक दिन का गैप या 2 दिन का गैप बस इसलिए दिया जा रहा है कि आप लोग पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े और आप लोग आसानी से सिलेबस जो है उसको कवर अप कर सको। कोशिश करो कि क्लास के साथ साथ आप लोग भी इस क्वेश्चन आंसर्स को बना सको और पढ़ाई कर सको, ताकि आप लोग अपने प्रॉब्लम्स को अच्छे से मेरे सामने रख सको। अगर सिर्फ हम पढ़ाते रहे, आप लोग नहीं पढ़ोगे तो उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए इन सारी चीज़ों को अच्छे से ख़त्म करने का। और इस चैप्टर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो जैसे ही जितनी जल्दी हो सके आप उस क्वेश्चन को पूछ के क्लियर कर लीजिए, ताकि आप नेक्स्ट चैप्टर में आसानी से बढ़ सके। एक्सरसाइजेस NCERT का जितना भी क्वेश्चंस बच गया है इसके अलावा सारा क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल, थैंक यू।